हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो रेलवे का जो रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म जो निकालती है 2500 क्वेश्चंस का साइंस का निकाली है। अब बहुत ही अच्छा ये बुक है, ये 2500 साइंस है। इसमें से आज देखेंगे हम 24/9/2018 का शिफ्ट नंबर तीसरा का 21 नंबर सेट। इससे पहले हम 20 सेट डाल चुके हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल पे जाकर सारा सेट देखिए। और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि 2018 में जितना ग्रुप डी में एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें डाला गया है। और इसमें से हम 21 नंबर का आज सेट देखेंगे। सबसे अच्छा इस बुक का खासियत है कि ये अगर एक शिफ्ट में अगर जितना साइंस पूछा गया उसी का एक सेट बनाया गया है सबसे। और ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ये बहुत अच्छा है कि इसलिए कि काहे कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट करता है, बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट करता है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका साइंस बहुत ठीक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें से आज देखेंगे हम सेट नंबर 21 देखेंगे, सॉरी आज 21 इसमें से देखेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन आज हमारा इस सेट का कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। तो आप याद रखिए, गर्म भट्टी से जो विकिरित उत्सर्जन होता है वो अवरक्त किरण होता है। गर्म भट्टी के द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण होगा तो कैसा होगा, अवरक्त किरण होगा। आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पे शीतल जल के साथ कौन उग्र रूप से अभिक्रिया करेगी, तो सोडियम करेगा। आप इसको ध्यान में रखिए कि सोडियम जो है शीतल जल के साथ करेगा। यहाँ पे एल्युमिनियम उभयधर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया के अपचयन अभिकारक है। तो इसमें से कौन बनेगा वो बोल रहा है। तो ये CO जो हो जाएगा इसका बनेगा। अब इसको ध्यान में, अपचयन अभिकारक कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर कि असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किस रंग का ये धुआं के साथ जलती है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, असंतृप्त वाला जो होगा वो पीला लौह के साथ जलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F = R/2 होता है इसका फॉर्मूला। आप इसको ध्यान में रखिए। 5 नंबर का C हो जाएगा सही आंसर है इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या आता है, वह शाखा पायसीकरण करता है, इमल्सीकरण करता है। वो पित्त का काम है, उसमें मिल जाना, वसा का पायसीकरण करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 का D नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बंदूक से 120 ग्राम की गोली दागी जाती है। तो गोली को बैरल से बाहर निकालने में 0.06 सेकेंड लगते हैं। तो उसकी गति 600 मीटर पर सेकेंड द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना हो जाएगा। यहाँ पे बल पूछा हुआ है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 न्यूटन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किया, तो पक्षी वर्ग का जो होता है वो गर्म रक्त वाले होते हैं। अब इसको ध्यान में रखिए, पक्षी वर्ग वाले जो भी होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा कि इसका CaCO3 + 2HCl, जब इसको इक्वेशन करेंगे CaCl3 + HCaCl2 + H2O + CO2 हो जाएगा। ये A नंबर आंसर। संगमरमर चिप पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होगी तो ये बनेगा। अब A नंबर इसका आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगमरमर का वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है CaCO3 और हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, सबसे उचित विकल्प को चुने। संवेग में डैश होता है तो संवेग p बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो इसका परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा इस, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। आप ध्यान में रखिए, संवेग कैसी राशि है, संवेग सदिश राशि है, इसीलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस सेट का, कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है, वायु दाब क्या होगा वहां पे, जब उच्च होगा। तो संपीड़न का निर्माण कहाँ होगा, जहां पर वायु दाब का जो होगा निर्माण उच्च होगा। आप इसको ध्यान में रखिए, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है तो उच्च है, इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। संपीड़न का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को दबाया जा सके, जहाँ गैस को हम दबा सकते हैं उसको संपीड़ित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। तो 12 का क्या हो जाएगा, ए लेंथेनाइट कहा जाता है। 58 से 71 वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट्स, और 90 से 103 वाले को बोलते हैं एक्टिनाइट। आप दोनों ध्यान में रखिए कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट पूछा जाता है, तो 58 से 71 वाले तत्व क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है। तो घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात होता है, इसका 13 नंबर का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, कि घनत्व किसका अनुपात होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात होता है घनत्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन जो है एम सेल में अधिकतम हम समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि KLM होता है, तो एम में 3 हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर पे बैठाई 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये सही आंसर है 14 का बी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तित नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक ठोस होता है, जब ठोस में रखेंगे तो उसका कोई परिवर्तित नहीं होगा, उसको ध्यान रखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होगा, वो परिवर्तित नहीं होगा, जैसा का तैसा ही रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जितना भी साइंस है बहुत ही अच्छा साइंस है और ये आने वाला एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके ख़त्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। तो ये क्या, इसका क्या हो जाएगा, जो कि ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम फिर से बदला नहीं जा सकेगा, तो क्या होगा, ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं। 16 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऊर्जा का बी नंबर आंसर नहीं, इसका डी नंबर आंसर होगा, कि ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत जिसको बोलते हैं। 16 नंबर का डी आंसर सही है, मतलब जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको हम गैर नवीकरणीय बोलेंगे, और जिसको प्राप्त करते हैं जैसे नवीकरणीय, जैसे सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय है। और गैर नवीकरणीय हो जाएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम, क्या कि प्रकृति में अगर ख़त्म हो जाते फिर से प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी करती है। औसत वेग पूछ रहा है, तो हम दोनों इसका दूरी को ऐड करके और सेकंड टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो 15 दूनी 30 और 4 दो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर कितना, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 17 का सी नंबर यानी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 4 और 6 हो जाएगा, 6 से 30 में डिवाइड कीजिएगा 5 आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह से डैश संबंधित है। अगर 12 प्रोटॉन होगा तो किस समूह से संबंधित होगा, तो ये दूसरा वाला समूह से होगा।
इसको 2 8 2 कर सकते हैं आप, 8 2 10 2 12, तो 2 लास्ट में आएगा तो ये समूह दूसरा में चल जाएगा। जो लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है वही समूह दर्शाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है यहाँ पर कि हाफ mv² हो जाएगा इसका 19 नंबर का। और ये हाफ mv है, ए नंबर नहीं होगा इसका, डी नंबर होगा। हाफ mv² फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। अब तो आप इसको ध्यान में रखिए, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा कि परिवर्तन। अगर प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। 20 का कौन आएगा, तो परिवर्तन आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भ्रूण एवं विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहते हैं, तो इस तंतु को हम क्या बोलेंगे, तो नाल बोलते हैं, यानी गर्भनाल बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिए कि एक भ्रूण विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, तो इस तंतु को हम क्या बोलेंगे, तो नाल यानी गर्भनाल बोलेंगे। उसी से भ्रूण को एक पोषण प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है 22 नंबर का कि 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। तो 4 जो कक्षीय वाला जो होता है वो कौन होता है, तो स्तनधारी होता है, जिसमें मनुष्य जितना एनिमल्स वगैरह है सब आता है स्तनधारी में। हम ध्यान में रखें 4 कोष्ठीय हृदय वाला कौन होता है, तो स्तनधारी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किसी रॉकेट के प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। जो रॉकेट जो प्रक्षेपित किया जाता है तो न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, गति का तृतीय नियम पर है। आप इसको ध्यान में रखिए कि रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तो ये गति का तृतीय नियम पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर कि विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, तो ये हो जाएगा धारा के उष्मीय प्रभाव पर। आप इसको ध्यान में रखिए, धारा का उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत हीटर वगैरह जो भी होता है वो उष्मीय प्रभाव पर है, फ्यूज। तो 24 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। विद्युतीय विगलन निम्नलिखित किस पर आधारित है, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर। तो इस तरह से मेरा सेट नंबर 21 कंप्लीट हुआ। आप ये अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद चैनल टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।